तो चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 6 तस्याशीति अध्याय। इस अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन मिलता है और इस अध्याय की स्टार्टिंग अपन करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन जो चरक संहिता में इस अध्याय के प्रति दे रखा है वो ये है, आदान काल और विसर्ग काल में प्राकृतिक तथा शारीरिक स्थिति बताइए। तो आदान काल और विसर्ग काल के बारे में बताया सबसे पहले तो कि संवत्सरम षडंगम ऋतु भागेन विद्यात, मतलब संवत्सर मतलब वर्ष को अपन 6 अंगों में विभाजित करेंगे। उसमें आदित्य उदगयनम आदानम, आदित्य उदगयन मतलब उत्तरायण में चला जाएगा तो आदान काल कहलाएगा। उसमें 3 ऋतुएं आएगी, शिशिर से लेकर ग्रीष्म तक। ऐसे ही वर्षादीन पुनर्हेमंतान दक्षिणायनम विसर्गम च, वर्षादि से लेकर हेमंत तक जो ऋतुएं आएगी वो दक्षिणायन और विसर्ग काल कहलाएगा। अब विसर्ग काल का वर्णन किया है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, आप श्लोक देख लेना। तो विसर्ग काल के वर्णन में बताया इन्होंने कि विसर्गे पुनर्वायो नातिरुक्षा प्रवाहंती। तो विसर्ग काल जो होता है उसमें वायु जो होती है वो बहुत ज़्यादा रुक्ष प्रवाहित नहीं होती, नातिरुक्षा लिखा है, मतलब रुक्षता नहीं होती वायु में, विसर्ग काल की वायु में, है ना, नातिरुक्षा प्रवाहंती। फिर इन्होंने लिखा है इसके बाद में, इतरे पुनरादाने सोमश्च अव्याहतबल शिशिराभि आपूर्य जगत आप्यायति शाश्वत। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके इतर मतलब उसमें लिखा है नातिरुक्षा, तो इसमें आएगा अतिरुक्षा, है ना। इतर मतलब ये होता है, तो इससे इतर जो होता है वो आदान की स्थिति होती है, मतलब उसमें नातिरुक्षा वायु थी तो इसमें अतिरुक्ष हो जाएगी। इतर मतलब कह सकते हैं अपोजिट, है ना। फिर लिखा है सोमश्च अव्याहत बल, तो सोम मतलब चंद्रमा जो है उसका बल हत नहीं होता, मतलब चंद्रमा पूर्ण बली होता है, जिससे वो क्या करता है, संपूर्ण जगत का आप्यायन करता है, उनको पोषण करता है, जिससे वायु रुक्षता नहीं होती। अतः विसर्ग सौम्य, इसलिए विसर्ग काल को सौम्य बताया। इसके बाद में बताते हैं आदान काल के बारे में। तो आदान काल के लिए बोला है आदानम पुनराग्नेय, आग्नेय है, इसमें अर्क वायु इनको 2 को समझेंगे अपन। क्यों? क्योंकि इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, तो ए तो अर्क वायु, तो अर्क वायु इनको अपन एकत्र पढ़ेंगे। ये दोनों आदान काल के करता है, क्योंकि आदान काल में वायु जो थी वो अतिरुक्ष थी और सूर्य की किरणें भी तीक्ष्ण पड़ती है आदान काल में, सूर्य बलवान होता है, तो इसलिए इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। और एक सोम को अपन अलग से पढ़ेंगे। तो इन तीनों के लिए कहते हैं कि काल स्वभाव मार्ग परिग्रहिता, मतलब काल स्वभाव मार्ग परिग्रहिता, काल स्वभाव से मार्ग का ग्रहण करके काल ऋतु रस दोष देह बल निवृत्ति प्रत्ययभूता। निवृत्ति कहते हैं, निवृत्ति किसको कहते हैं, उत्पत्ति को, और प्रत्ययभूत किसको कहते हैं, कारण को। मतलब ये इन सब की उत्पत्ति में कारण होते हैं, प्रत्ययभूत मतलब कारण होते हैं, निवृत्ति मतलब उत्पत्ति में। तो अब देखो इन कारण कैसे हुए ये अपन निकालेंगे तो आएगा काल। अपन ने पढ़ा था आदान काल और विसर्ग काल, तो आदान काल विसर्ग काल में कौन कारण हुआ, यही कारण हुए काल स्वभाव मार्ग से। आदान काल में कौन कारण हुआ, सूर्य चंद्रमा, ये कारण हुए, क्योंकि आदान काल में सूर्य की किरणें बलवान थी, विसर्ग काल में चंद्रमा बली था। ऋतु 3 ऋतुएं अपन ने अभी पढ़ी थी, शिशिर से लेकर ग्रीष्म तक कौन सा काल, आदान काल, और वर्षा से लेकर हेमंत तक कौन सा काल, विसर्ग काल। रस, अभी रस आगे पढ़ेंगे अपन। दोष देह बल निवृत्ति प्रत्ययभूता, दोष भी अपन इसमें पढ़ेंगे कि किस दोष का संचय होता है, किस ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है, किस ऋतु में किस दोष का शमन होता है ना, ये भी पढ़ेंगे। फिर देह बल मतलब वही जिसमें सूर्य बलवान है उसमें देह का बल जो होगा वो कम हो जाएगा, और जिसमें चंद्रमा बलवान है उसमें देह का बल उत्तम रहेगा। तो इन सब के कारण होते हैं। इसके बाद आ जाता है अपना कि इसके अगला श्लोक पढ़ रहा हूँ। अगले श्लोक में लिखा है कि जो सूर्य होता है ना, वो आदान काल में जगत के स्नेह को, सूर्य का कर्म तो क्या किया है इसमें, सूर्य ने क्या किया, जगत के स्नेह को आदान किया, जगत के स्नेह का आदान किया, जगत का स्नेह लिया,
और वायु कैसी बह रही थी, तीव्र रुक्ष, उसने सुखा दिया। तो इससे शरीर का बल जो होता है वो कम होता है। और ये काल शिशिर वसंत अपन ने पढ़ ही लिया। यथाक्रम रोक्षम उत्पादयन्तु, यथाक्रम से रुक्षता उत्पन्न होती है इससे। और रुक्षान रसान, रुक्ष रस जो होता है ना अपने, रुक्ष रस कौन से हुए, रुक्ष रस होंगे तिक्त कषाय कटु, मतलब जो वात को प्रकोपित करने वाले रस होंगे ना, उन्हीं में रुक्षता का गुण होगा। इसलिए तिक्त कषाय कटु ये रक्ष यथाक्रम से अपन शिशिर वसंत ग्रीष्म में डाल देंगे। अब जैसे यथाक्रम से डालेंगे तो शिशिर में क्या आ जाएगा, शिशिर में आ जाएगा तिक्त रस, वसंत में क्या आ जाएगा, वसंत में आ जाएगा कषाय रस, और ग्रीष्म में क्या आ जाएगा, ग्रीष्म में आ जाएगा कटु रस। और लास्ट में लिखता है ये, लास्ट में क्या लिखा है कि ये रस जो होते हैं ये नृणाम दौर्बल्यम आवहंती, मतलब मनुष्यों में दुर्बलता उत्पन्न करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या आता है, आदान काल में कौन से गुण की वृद्धि हो रही है। इससे आपको क्या लग रहा है कि आदान काल में कौन से गुण की वृद्धि हो रही है। आदान काल में सूर्य भी और वायु भी दोनों मिलकर शरीर में क्या उत्पन्न कर रहे हैं, रुक्षता उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए रुक्ष गुण की वृद्धि होगी, उष्ण गुण की वृद्धि नहीं होगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है विसर्ग काल। विसर्ग काल के लिए बोला है वर्षा शरद हेमंतेषु तु दक्षिणाभिमुखे अर्के, मतलब विसर्ग काल समझते हैं अपन, वर्षा शरद हेमंत विसर्ग काल के अंतर्गत आते हैं। और दक्षिणाभिमुखे अर्के, दक्षिणायन चलता है इसमें। अर्क, अर्क जो होगा वो इसमें क्या होगा, अर्क कम बलवान होगा, दुर्बल होगा। और शशि अति बलवान होगा, अव्याहत बल, मतलब उसका बल जो होगा वो उत्तम होगा। फिर लिखा है इन्होंने कि ये महेंद्र सलिल प्रशांत संतापे जगतीय रुक्षा रसा, मतलब इसमें जो होगा रस वो कौन सा रस उत्पन्न होगा, अरुक्ष रस, क्योंकि सौम्य ऋतु है ना, तो इसलिए अरुक्ष रस उत्पन्न होगा, जिसमें अम्ल लवण मधुर ये चलेंगे क्रम से। ऋतुएं कौन सी थी विसर्ग काल की, वर्षा शरद हेमंत, तो इसमें ये क्रम चलाएंगे अपन, अम्ल लवण मधुर। ठीक, तो एक बार रस रिपीट कर देता हूँ मैं, देखो। पहले ऋतु शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, और रस, रस क्या थे, रस थे तिक्त कषाय कटु अम्ल लवण मधुर। अब इसकी एक ट्रिक है, वो है TKS का आलम, TKS का आलम, स्टार्टिंग से लास्ट तक चल रही है ट्रिक। T से हो गया अपना तिक्त, KS से हो गया कषाय, का से हो गया अपना कटु TKS, और फिर आ रहा है इसमें का आलम, तो का से हो गया अपना कटु, और आलम में अ से अम्ल, ल से लवण, और म से मधुर। तो ऐसे याद कर सकते हैं अपन, है ना। ये एग्जाम में पूछते हैं कि ऋतु अनुसार रस का क्रम बताओ, तो अपन को पता होना चाहिए। ऋतुचर्या से आने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आता है अपना आदान और विसर्ग काल में शारीरिक बल की स्थिति क्या रहेगी। तो आदावंते च दौर्बल्यम विसर्ग आदान योननाम मध्य मध्य बले त्वंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिशेत। समझ में आता है कि आदावंते च दौर्बल्यम, और फिर आगे लिखा है विसर्ग आदान योननाम, तो आदावंते को ऐसे समझेंगे अपन, आदो और अंते, क्या लग गया ना, आदो और अंते। दुर्बलता रहेगी किस में, मनुष्यों में, किस ऋतु में, किस काल में, विसर्ग और आदान। तो आदो तो जुड़ जाएगा किसके साथ में, विसर्ग काल के साथ में, और अंत जुड़ जाएगा किसमें, आदान काल के साथ में। तो इसमें मनुष्यों में दुर्बलता रहेगी। और लिखा है मध्य मध्यम बले, मध्य अवस्था रहेगी, मतलब मध्य में मध्यम बल रहेगा। और लास्ट में लिखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तू अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिशेत। अब देखो इसको ऐसे समझेंगे कि तू अंते, किसका अंत, हेमंत, विसर्ग का अंत हेमंत हो गया, उसमें भी श्रेष्ठ है। अग्रे च, अग्रे क्या है, शिशिर, आदान का अग्र, तो हेमंत और शिशिर इनमें श्रेष्ठम, इनमें श्रेष्ठ बल रहेगा। श्रेष्ठ बल किस में रहेगा, विसर्ग का अंत जो है हेमंत, और आदान का अग्र जो है शिशिर। ठीक, तो अपन ने पढ़ लिया कि हेमंत और शिशिर में मैक्सिमम बल है, मीडियम बल है किसमें, वसंत में, और मिनिमम बल किसमें होगा, ग्रीष्म और वर्षा। तो ये हुई हमारी इन ऋतुचर्या का इंट्रोडक्शन हुआ। अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे हेमंत ऋतुचर्या। थैंक यू।